प्रथम दृष्टि में चिचिजिमा द्वीप प्रशांत महासागर में एक साधारण स्थान प्रतीत हो सकता है। ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा चिचिजिमा आइवो जिमा के उत्तर में 240 किलोमीटर और जापान के दक्षिण में 804.57 किलोमीटर दूर स्थित है और यह न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क के आकार से छोटा है। फिर भी इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे जापान के बचाव के लिए एक प्रमुख संपत्ति बना दिया। जब मित्र राष्ट्र 1954 के अंत में मुख्य द्वीपों पर आगे बढ़ रहे थे, उस दुश्मन पर फंदा कस रहे थे जिसने दो पहले प्रशांत और एशिया में तांडव मचाया था। यह युद्ध के समय द्वीपों के नियंत्रण के लिए भयानक युद्ध की कहानी नहीं है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान की ओर बढ़ते समय उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करने का निर्णय लिया। इसके बजाय इसे आत्मसमर्पण के लिए बमबारी करना पसंद किया। यह प्रशांत रंगमंच में कई अन्य स्थानों की तरह एक स्थल भी नहीं था जहां भाग्य ने एक तरफ या दूसरी तरफ हस्तक्षेप किया। इसके बजाय द्वीप ने पूरे संघर्ष की सबसे अनावश्यक रूप से भयानक कहानियों में से एक के लिए मंच तैयार किया। यह चिचिजिमा घटना की कहानी है। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1914 में खुलने वाले एक छोटे नौसेना बेस की स्थापना जापान की बढ़ती नौसेना शक्ति के हिस्से के रूप में द्वीप पर की गई थी। इसमें 1200 कर्मियों का समूह था जिनका काम छोटे नौसेना जहाजों का समर्थन एवं मौसम स्टेशन का रखरखाव करना था। बाद में इसकी भूमिका में विस्तार हुआ और टोही कर्तव्यों पर सीप्लेन्स का संचालन और बड़े रेडियो एंटेना का निर्माण शामिल हो गया। चिचिजिमा बाद में टोक्यो में जापानी एडमिरल्टी और साम्राज्यवादी जापानी बेड़े के बीच दूरी के संचार के लिए प्रमुख रिले स्टेशन बन गया। द्वीप की महत्ता यह थी कि युद्ध छिड़ने पर पर्ल हार्बर के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण गैरिसन प्रदान किया था। लगभग 4000 सैनिकों और एक भारी तोपखाने इकाई के साथ गैरिसन को सुसज्जित किया गया था, लेकिन युद्ध के प्रारंभिक महीने मित्र राष्ट्रों के रक्षात्मक स्थिति के कारण शांत थे। निश्चित रूप से 1954 तक स्थिति बहुत अलग थी। यूएस पनडुब्बियों ने जापानी द्वीपों का पीछा किया, यानी कि समुद्र में उतारे गए किसी भी जहाज को खतरा था, तट के निकट संचालन करते समय भी। लेकिन चिचिजिमा पर गैरिसन के लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ते यूएस वाहक बलों से थी। युद्ध के समाप्त होने की संभावना दिखने के साथ ही अमेरिकी विमानों द्वारा द्वीप पर कई हमले किए गए जो केवल तीव्र होते गए। निकटवर्ती इवो जिमा पर खतरा इतना अधिक था कि जापानियों ने 6000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को निकालने की सावधानी बरती, जबकि सुजाकी में एक हवाई पट्टी के निर्माण का काम शुरू हुआ जो केवल लड़ाकू विमानों और हल्के बम वर्षकों के लिए पर्याप्त बड़ी थी। 1954 चिचिजिमा और आसपास के द्वीपों पर स्थित गैरिसन के लिए कठिन था। उन्हें लगातार हवाई हमलों और भोजन और सामग्री की कमियों का सामना करना पड़ा। आकाश में सिर्फ दिखाई देने वाले दुश्मन से लड़ने की असमर्थता के कारण मनोबल गिर गया, जिसने शराबखोरी और अनुशासन का पतन पैदा किया, जिससे जापानी अधिकारियों को अपने सैनिकों को पंक्ति में रखने के लिए शारीरिक हस्तक्षेप आवश्यक हुआ। जब अमेरिकी वायुसेना के सदस्यों को उनके विमान को मार गिराए जाने के बाद पकड़ा गया, तो सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने या अमेरिका की अजेयता को खंडन करने या केवल किसी अन्य मानव की पीड़ा से विकृत आनंद प्राप्त करने के लिए क्रूरता का प्रदर्शन किया गया। जापानी द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के प्रकारों की कहानियां इतिहास के पन्नों में जला दी गई हैं और चिचिजिमा में गैरिसन ने अपने कैदियों के साथ निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाई। अमेरिकी वायुसेना के सदस्यों को पकड़कर उन्हें क्रूर और नृशंस तरीकों से यातना दी गई। जीवित रहने पर उनका अंत संभवतः जापानी समुराई तलवार के गिरने से होता। इवो जिमा पर अंततः हमले के निर्माण में वायु संचालन की तीव्रता ने चिचिजिमा पर हमलों में 9 की अवधि में लगभग 100 अमेरिकी वायु दल के चालक दल को गोली मार दी। बहुसंख्यक लोग अपने विमान में ही मारे गए, जबकि कुछ भाग्यशाली लोगों को समुद्र में बचाने के लिए समुद्री विमान या पनडुब्बी का सहारा मिला।
हालांकि कुछ इतने अभागे थे कि वे हेल आइलैंड पर कैदी बन गए। मेजर जनरल योशियो तचिबाना, जो ओगोसावारा द्वीप समूह में एक जापानी गैरिसन की कमान संभालते थे, का जन्म 4 फरवरी 1890 को हुआ। उन्होंने 1913 में इंपीरियल जापानी आर्मी अकादमी से स्नातक किया और 1929 तक उनका करियर सामान्य रहा। उन्हें जापानी सेना की 67वीं उन्हें पैदल सेना रेजिमेंट की कमान मिली, उससे पहले कि वे मंचूरिया में चीनी बलों के खिलाफ झाओयांग यिचांग की लड़ाई में शामिल होते। लड़ाई में एक रेजिमेंट की कमान लेने के अनुभव के बाद उन्हें शीघ्र ही जनरल की उपाधि दी गई और अंततः 1923 में वे ओगासावारा की रक्षा करने वाले 25,000 से अधिक सैनिकों की कमान संभालने लगे। तचिबाना को सहानुभूति नहीं थी उसके आदमियों द्वारा पकड़े गए गिरे हुए उड़ाकों के लिए। जापानी सेना के कप्तान हिरो कसुगा ने बाद में सहयोगी पूछताछकर्ताओं को खुलासा किया कि युद्ध के अंत की ओर टोक्यो जाते समय उन्होंने चिचिजिमा पर एक संक्षिप्त ठहराव किया था और देखा कि कैदी दिनों तक खाना या पानी न मिलने पर भी खूंटों से बंधे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दया दिखाई, अमेरिकी हवाई हमले की व्याकुलता में कुछ पुरुषों को चावल के केक खिलाए, उनकी पीड़ा को कुछ समय के लिए कम करने के लिए। तचिबाना की साधिष्ठता कैदियों के प्रति अपनी शराबखोरी से बढ़कर थी। इसने उन्हें नए अत्याचारी तरीके जैसे कैदी को तेज किए हुए बांस की छड़ से चुभोना खोजने की प्रेरणा दी। लेकिन आगे और बड़ी मुसीबतें थीं। 2 सितंबर 1954 को विमानवाहक पोत यूएसएस सैन जैसिंटो ने द्वीप पर एक और हवाई हमला की तैयारी शुरू की। एवेंजर बम वर्षकों को 6 पर हमला करने का काम सौंपा गया था, जो जापानी विमानों की दूरी नेविगेशन में मदद करता था। वास्तविकता में यह एक उच्च प्राथमिकता लक्ष्य था। प्रत्येक एवेंजर में 4-5 100 पाउंड के बम और 3 क्रू सदस्य, पायलट, रेडियो ऑपरेटर और गनर थे, जो विमान वाहक बम वर्षक के बम बे में थे। उस विमान वाहक से उड़ान भरने वाले पायलटों में से एक 20 वर्षीय लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड जॉर्ज H.W. बुश थे, जो उस समय नौसेना में सबसे युवा पायलट थे और पहले ही कई छापेमारी में भाग ले चुके थे। एवेंजर्स ने सुबह 7:15 बजे उड़ान भरी और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। वे द्वीप के ऊपर 8,000 फीट से अधिक उड़े ताकि वे जापानी विरोधी विमान तोपचियों की पहुंच से दूर रहें जब तक वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद बुश और उनके साथी लक्ष्य क्षेत्र पर पहुंचे। सुबह की रोशनी में उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखा। टावर इलाके पर एक लंबी छाया जैसे काली उंगली के रूप में उन्हें दिशा दिखा रही थी। अमेरिकियों ने जल्द ही लक्ष्यों पर अपनी डाइव शुरू कर दी। इससे उनकी गति तेजी से बढ़ गई, 563.27 किलोमीटर प्रति घंटे तक, जो कि बॉम्बर की डिजाइन गति से कहीं अधिक थी। लेकिन स्पष्ट है, ऊंचाई कम होने से वे जापानी बंदूकों की रेंज में आ गए, जो अब अनुभवी अमेरिकी गनर्स द्वारा संचालित थीं। रेडियो स्टेशन पर कमांडिंग ऑफिसर इंपीरियल जापानी नेवी कमांडर शिजुओ योशी, जिन्होंने 4 हफ्ते पहले ही यह भूमिका संभाली, अमेरिकी हमले से क्रोधित हुए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को मारने की प्रतिज्ञा की और अपने लोगों को आग खोलने का आदेश दिया। अपनी डाइव शुरू करते हुए बुश ने पाया कि वे विरोधी विमान आग के माध्यम से उड़ रहे थे, जहां गोलियां और गोले उनके एवेंजर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि वे इस हमले से बिना नुकसान के बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनका विमान गर्म सीसा के विमान से टकराने की आवाज से कंप रहा था। और भी चिंताजनक बात यह थी कि उनके राइट के R2 600 ट्विन साइक्लोन इंजन से भी यह संकेत मिलने लगे थे कि वह हिट हो चुका था। लेकिन बुश ने डाइव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी और अपने बमों को लक्ष्य पर रखा, इससे पहले कि वह बाहर निकले और समुद्र की ओर वापस लौटे। अब तक उनका इंजन आग पकड़ चुका था। इंजन के काउलिंग से लपटें और धुआं उठ रहा था। उन्हें पता था कि उनका विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और इसलिए उन्हें उसे छोड़ना होगा। लेकिन यह भी जानते हुए कि अगर वे और उनका चालक दल पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, उन्होंने द्वीप से जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश की। बॉश ने चिचिजिमा के उत्तर पूर्व में एवेंजर ले जाने के बाद अपने रेडियो ऑपरेटर और गनर को बेल आउट करने का आदेश दिया, परंतु केवल उन्हें ही बचने का सौभाग्य मिला। एक व्यक्ति अपनी पैराशूट खोलने में असमर्थ रहा, जबकि दूसरा समय पर विमान से कूदने में नाकाम रहा। बुश ने भयानक रूप से देखा कि कैसे उनका विमान और चालक दल समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
जबकि वह लगभग शांतिपूर्वक पानी में नीचे उतर रहे थे। कुछ जापानी नाविकों ने किनारे से अमेरिकी एवेंजर को नीचे जाते हुए देखा और अपनी नावों में सवार होकर बदला लेने और एक अमेरिकी को पकड़ने की आशा में निकल पड़े। हालांकि जल्द ही उन्हें खुद को बुश के स्क्वाड्रन के 2 एवेंजर्स द्वारा हमले में पाया, जो उन्हें अपने गिरे हुए साथी से दूर रखना चाहते थे। कुछ घंटों बाद वह अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस फिनबैक को लहरों के नीचे से प्रकट होते हुए देखकर चकित रह गया। उसका चालक दल उसकी स्थिति तक पहुंचने के लिए एक बारूदी सुरंग को पार कर चुका था। बुश को जापानीज की पकड़ से बचाया गया, लेकिन 8 वायु चालक इतने भाग्यशाली नहीं थे। विमान से किनारे के पास पैराशूट कूदने के बाद जापानीज ने उन्हें उठाया और अमेरिकी कैदियों का सामान्य स्वागत शुरू कर दिया। समूहबद्ध वायुसैनिक भयभीत होकर देखते रहे जब 19 वर्ष के रेडियो ऑपरेटर मार्वल मर्शेन को एक जापानी अधिकारी ने बुरी तरह पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। फिर जापानी सैनिकों को उसे उसके साथियों की दृष्टि में बिना दया के पीटने के निर्देश दिए गए। इस निरंतर पिटाई के कई घंटों के बाद मर्शन को खोला गया और जंगल के अंदर ले जाया गया। उसके साथी उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। मर्शन को एक ताजा खोदी गई कब्र के पास ले जाया गया, जिसके ऊपर एक जापानी सैनिक खड़ा था जिसके हाथ में तलवार थी, और अमेरिकी को शायद इस बात का कोई संदेह नहीं था कि अब क्या होने वाला है। युद्ध के उपरांत गवाहों के मुताबिक मर्शन को घुटनों पर बैठाया गया, एक सिगरेट दी गई और उसे अपनी गर्दन आगे करने के लिए कहा गया। इससे पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर उसका सिर तलवार से अलग किया गया और अंत में उसे दफनाया गया। उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद रात को शराब पीकर तचिबाना ने अपने अधिकारियों और सैनिकों से उनकी युद्ध जीतने की भावना का परीक्षण कराने की घोषणा की। उन्हें इसका साबित करना पड़ा कि वे युद्ध जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उसने इसे साबित करने के लिए एक भयानक परीक्षण का आयोजन किया। उन्हें मर्शन के शरीर को खोदकर उसके मांस पर दावत उड़ानी थी। सैनिकों को कब्रिस्तान भेजा गया और उन्होंने मृत अमेरिकी के शरीर की खुदाई शुरू की। एक सेना के सर्जन को मर्शन की जांघ काटने और उसे रसोइयों को देने के लिए कहा गया, जिन्होंने उसे सोया सॉस और सब्जियों के साथ स्वादिष्ट बनाया और एक गिलास साके के साथ नीचे धो दिया। शायद तचिबाना को साबित करने के लिए उत्सुक होकर मर्शन की जांघ के टुकड़े परोसे गए कई अधिकारियों ने दावा किया कि भोजन तचिबाना ने स्वाद को देखते हुए अधिक टुकड़ों को काटने और पकाने का आदेश दिया। लगभग 1 महीने बाद तचिबाना ने शेष कैदियों के साथ अपने अधिक सैनिकों का परीक्षण करने पर विचार करना शुरू किया। 7 को एक राइफल रेंज पर ले जाकर 25 वर्षीय फ्लॉयड हॉल को बाकी से अलग करके लकड़ी के खूंटे से बांध दिया गया। प्रतीत होता है कि यह कुछ जापानी अधिकारियों के लिए एक सुखद कर्तव्य नहीं था, क्योंकि बंदी के रूप में अपने समय के दौरान हॉल ने कुछ हद तक उनमें से कुछ के साथ दोस्ती कर ली थी, जापानी शब्दों और रीति रिवाजों को सीखकर और उनके साथ पार्टियों में भी शामिल होकर। वह एक बहुत सावधान कैदी रहा था, शायद उम्मीद करते हुए कि इससे उसे तलवार से बचाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना था। खूंटे से बांधने के बाद उसका इस्तेमाल बेयोनेट अभ्यास के लिए किया गया। उसे बार बार चाकू मारकर अत्यंत पीड़ादायक मौत का सामना करना पड़ा। मरने पर तचिबाना ने अपने सर्जनों से अपने लिवर और पित्ताशय निकालने का आदेश दिया, और यह सब अंतिम 6 कैदियों की देख रहे थे। जापानियों ने फिर अर्ल वॉर्गन को अपना अगला शिकार चुना, लेकिन 22 वर्षीय टेक्सन ने तय किया कि वह हॉल की तरह मारा नहीं जाएगा, और उसने अपने कैप्टर्स के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वे उसे जल्दी मार देंगे। रिपोर्ट के अनुसार उसने गार्ड्स को अपनी गर्दन तक बढ़ा दी, उम्मीद करते हुए कि उनमें से एक उसका सिर काट देगा। अंततः जापानी उस लड़ाकू अमेरिका से निराश हो गए और इसलिए उसे सिर काट दिया गया। सर्जन फिर प्रकट हुए और फिर से तचिबाना और उसके लोगों द्वारा खाने के लिए अंगों को निकाला गया। उस रात उच्च रैंकिंग वाले सेना और नौसेना के अधिकारियों को मृत लोगों के अंगों पर दावत देने के लिए आमंत्रित किया गया। आने वाले दिनों में शेष पुरुषों को सभी को निर्दयतापूर्वक मार दिया गया और उनके अंग तचिबाना के और परीक्षणों के लिए निकाले गए। कम से कम एक कैदी को उसके अंगों को सर्जन द्वारा निकाले जाने से पहले नहीं मारा गया था। तचिबाना का मानना था कि इससे मांस लंबे समय तक ताजा रहेगा। मानव मांस का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किए गए कुछ लोगों में यह गर्व की बात थी कि उन्होंने तचिबाना का परीक्षण पास कर लिया था। हालांकि सभी उसके लड़ाई की भावना रखने के मानदंडों को पूरा नहीं करते दिखे। उदाहरण स्वरूप, जब नौसेना के अधिकारियों को मानव अंगों का सूप दिया गया तो वे उल्टी कर बैठे, जिससे सैनिकों को मनोरंजन मिला। युद्ध के उपरांत
अमेरिकी नौसेना ने तचिबाना और उनके सहयोगियों से अपने विमान चालकों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी ली। शुरुआत में जापान ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 6 पायलटों को पकड़ा था, जिनमें से 2 को पूछताछ के लिए जापान भेज दिया गया था और उनकी आगे की सूचना नहीं मिली, जबकि बाकी 4 को द्वीप पर हुए अमेरिकी बम हमलों में मार गिराया गया था। ये समझाने योग्य व्याख्याएं थीं, क्योंकि दोनों ही अन्य स्थानों पर कैदियों के साथ हुई थीं, लेकिन अमेरिकी जांचकर्ताओं ने जल्द ही कहानी में छेद ढूंढना शुरू कर दिया और अंततः पूरा भयानक सच सामने आ गया। अमेरिकी अधिकारियों ने उनके नौसेना के पुरुषों के द्वारा दुश्मन के हाथों में मारे जाने की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया। पहले से ही काफी सबूत थे। जापानी अधिकारियों को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराने और कई को मृत्युदंड दिलाने के लिए ताचिबाना सहित और सच्चाई का प्रकटन केवल महसूस हुआ। यह पुरुषों के परिवारों द्वारा पहले से झेली जा रही पतियों, पिताओं और बेटों की मृत्यु के दुहक को और बढ़ाएगा। लेखक जेम्स ब्रैडली द्वारा किए गए शोध के बाद यह कुछ 60 वर्षों बाद होगा जब सच्चाई को अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तचिबाना ने गुआम के यूएस द्वीप पर अपने युद्ध अपराधों के मुकदमे के बाद 3 अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद होने पर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। यद्यपि उस पर नरभक्षण का आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह युद्ध अपराध नहीं माना जाता। 24 सितंबर 1947 को उसे फांसी दी गई थी। लेफ्टिनेंट जॉर्ज बुश ने राजनीति में प्रवेश किया और उन्हें 20 जनवरी 1989 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वां राष्ट्रपति चुना गया। वह नहीं जान पाएंगे कि वे अपने साथियों के भाग्य से कितना बचे जब तक ब्रैडली का काम नहीं आता। ब्रैडली के बाद बुश ने इस भयानक अध्याय में बचने के लिए अपराध बोध की भावनाओं को स्वीकार किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी का हिस्सा है।